So in today videos, we are going to start Kirchhoff's law. This is a part of current electricity class 12 physics. So the lecture will be fully based on NCERT, and this is going to the part 3 video. In earlier video, we have already discussed about drift velocity, current and Ohm's law. Okay, so let's start today's lecture. And here, okay, so सबसे पहले किर्चॉफ्स लॉ में हम लोग इसका बेसिक इससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी समझेंगे. ओके, और उसके बाद हम लोग इसको न्यूमेरिकल, तो आज की वीडियो में पूरा न्यूमेरिकल भी होगा इस पे बेस्ड. फुली बोर्ड में आपको जैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करना है उस तरीके से मैं इस पर पूरा डिटेल से आपको बताऊंगा. तो पहले थ्योरी सीखते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल सीखेंगे कैसे करना है. एग्जाम में जनरली एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में से आता है. जनरली हर साल इससे कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में होते ही हैं. ओके, 3 to 5 मार्क्स, 1 मार्क्स में भी पूछा जाता है. जनरली 3 to 5 मार्क्स में इसके न्यूमेरिकल वेरी करते हैं. तो आपको थ्योरी पहले अच्छे से क्लियर होना चाहिए, तभी आप न्यूमेरिकल कर पाएंगे. तो सबसे पहले देखिए, अपने पास जो सर्किट होता है, कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात किया जाए, जनरली सर्किट दो तरह के सर्किट होते हैं. एक होते हैं सिंपल सर्किट, है ना, थोड़ा इस डिफरेंट तरीके से लिखा गया सिंपल सर्किट, है ना. और पहले हम लोग सिंपल सर्किट, ओके, मैं शॉर्ट में सीकेटी लिख रहा हूँ, मतलब सर्किट. एक होता है कॉम्प्लेक्स सर्किट, ठीक है. अब सिंपल सर्किट में क्या होता है, इस तरह के सर्किट में ओम्स लॉ जो हमने पढ़ रखा है, ओम्स लॉ डायरेक्टली अप्लीकेबल होता है. ओके, ओम्स लॉ इज डायरेक्टली अप्लीकेबल. कॉम्प्लेक्स सर्किट में ओम्स लॉ कांट बी अप्लाइड डायरेक्टली. ओके, ओम्स लॉ कांट बी अप्लाइड डायरेक्टली, ठीक है. तो आप इस तरह के सर्किट में ओम्स लॉ को डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते. तो डेफिनेशन रहा, अभी मैं आपको सर्किट बना के भी दिखाऊंगा. और जनरली इस तरह के सर्किट में बहुत लिमिटेड अमाउंट ऑफ एक दो सेल होते हैं और रेसिस्टर्स होते हैं. जैसे मान लो आपको एक सर्किट इस तरह का दिया जाए, है ना, इस तरह का, और यहाँ पे एक सिंगल सेल, बेसिकली एक सिंगल सेल होता है सिंपल सर्किट के अंदर. तो इस तरह के आपके पास सर्किट है. तो इसमें आप इस तरह के क्वेश्चंस में सपोज इसका रेसिस्टेंस R1 है, इसका रेसिस्टेंस R2 है. तो इस तरह के सर्किट में आप डायरेक्ट ओम्स लॉ V = IR को यूज करके किसी भी रेसिस्टर से करंट या वोल्टेज वगैरह फाइंड कर सकते हो, है ना. तो जनरली इसमें ओम्स लॉ हम डायरेक्ट अप्लाई करते हैं और नंबर ऑफ सेल जो होता है वो 1 होता है. कॉम्प्लेक्स सर्किट के अंदर मैं यहाँ पे थोड़ा अलग पेज में बनाता हूँ इसको, क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ेगा इसे. देखिए, कॉम्प्लेक्स सर्किट मैं थोड़ा एक बार ड्रॉ कर दूँ इसको, क्योंकि इसके आधार पे हम लोग बहुत कुछ समझ लेंगे इसी सर्किट के बेसिस पे. तो अब हम इसमें रेसिस्टर्स बना लेते हैं. हम यहाँ देखिए, सपोज एक रेसिस्टर यहाँ लगा है, एक रेसिस्टर यहाँ लगा है, और एक रेसिस्टर यहाँ लगा लेते हैं. ओके, एंड एक रेसिस्टर यहाँ लगा लेते हैं. सपोज दिस इज रेसिस्टेंस R1, दिस इज R2, दिस इज R3, और यहाँ वाले रेसिस्टर की जगह हम लोग दो सेल बेसिकली लगाएंगे. तो यहाँ पे हम लोग एक सेल मान लेते हैं. सपोज दिस इज सेल E1, सेल ऑफ EMF E1, एंड दिस इज सेल ऑफ EMF E2. ओके, तो ये ओवरऑल अपने पास सर्किट है. इस सर्किट के सारे इंड्स का कॉर्नर्स पे नाम दे देते हैं A, B, C, D, E एंड F. अब इस तरह के सर्किट में देखिए, आपके पास अब इसमें किसी भी रेसिस्टर से आपको वोल्टेज वगैरह करंट निकालना, तो आप डायरेक्ट ओम्स लॉ को अप्लाई नहीं करेंगे. ऑल्दो ये ओम्स लॉ से निकलेगा बट नॉट डायरेक्टली अप्लीकेबल. अब यहाँ होगा क्या, देखिए, पिछला सर्किट जो हमने देखा था उसके अंदर हमारे पास वोल्टेज प्रोवाइडर सोर्स कितना था, 1 था, इसलिए हमने इसको सिंपल सर्किट बोला. लेकिन अब कॉम्प्लेक्स सर्किट के अंदर ये EMF का सोर्स 2, 3, 4 मैक्सिमम हो सकता है, एक से ज़्यादा. तो अब इस तरह के सर्किट को सॉल्व करने के लिए कुछ स्पेशल रूल होते हैं जो किर्चॉफ्स दिए, है ना, साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस पे अपना कुछ रूल दिया, जो अभी आज की वीडियो में हम लोग उसको देखेंगे. तो पहले इससे रिलेटेड, इस सर्किट से रिलेटेड कुछ बेसिक बातें हम लोग सीखते हैं. सबसे पहला तो एक पॉइंट होता है जंक्शन. ओके, तो आप ध्यान से देखिए, जंक्शन किसे बोलेंगे. तो जंक्शन का मतलब होता है किसी भी सर्किट का ऐसा पॉइंट. जंक्शन हमेशा क्या होगा, एक पॉइंट होगा जहां सर्किट का
दो से ज्यादा लाइंस आके मिलता हो, दो से ज्यादा, याद रखिए अगर दो लाइन आके मिलता है वो जंक्शन नहीं होगा। जैसे इस पॉइंट की मैं बात करूं तो ये पॉइंट जंक्शन है क्या? नहीं, क्योंकि दो लाइन आके मिल रहा है, जंक्शन है। जंक्शन होने के लिए दो से ज्यादा लाइन का मिलना जरूरी है। तो बी जंक्शन है क्या? बिल्कुल है, देखिए तीन लाइन आके मिल रहा है। सी जंक्शन है? नहीं, है ना। तो यहाँ जंक्शन में मैं क्या लिख सकता हूँ? बी इज अ जंक्शन, क्योंकि जंक्शन हमेशा एक पॉइंट होगा, इसलिए सिंगल पॉइंट से बताएंगे। डी पे देखिए दो लाइन आके मिल रहा है, डी जंक्शन नहीं होगा, है ना। ये ई जंक्शन होगा क्योंकि यहाँ तीन लाइनें आके मिल रहा है, तो बी और ई जंक्शन होगा। ये सारी बेसिक बातें हैं जो किरचॉफ लॉ समझने से पहले हमें ये सारी बातें पता होना चाहिए, इसलिए मैं ये बेसिक बता रहा हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको जितना अच्छे से क्लियर होगा, सर्किट आप उतने अच्छे से रीड कर पाओगे और उसी के अकॉर्डिंग आप फिर आगे इसमें न्यूमेरिकल या क्वेश्चन वगैरह डील कर पाओगे। तो देखिए बी और ई हो गया, एफ अगेन नहीं है क्योंकि दो पॉइंट मिल रहा है। तो इसका मैं डेफिनेशन भी साथ में लिख देता हूँ ताकि आपके लिए नोट्स भी प्रिपेयर होता जाए। तो इट इज अ पॉइंट इन अ सर्किट, इट इज अ पॉइंट इन अ सर्किट, point in a circuit where more than two lines meet, more than two lines meet। ओके, तो ये हमेशा एक पॉइंट होगा। तो ये तो रहा पहला जंक्शन। अब सेकेंड हम लोग समझते हैं, जंक्शन के बाद आता है ब्रांच। अब इसका भी मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, तब आपको ब्रांच का एग्जाम्पल बता दूँ। ब्रांच होता क्या है? It is continuous path between two junction, continuous path between two junction। ओके, दो जंक्शन के बीच के कंटिन्यूअस पाथ को ब्रांच बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? इस सर्किट में अगर हमने ब्रांच देखना हो तो बी सी डी ई एक ब्रांच है। क्या होगा? एक जंक्शन से चलना शुरू करिए और तब तक चलते जाइए जब तक दूसरा जंक्शन ना मिल जाए। अब देखो मैं बी से चल रहा हूँ, सी पे गया, सी से चल के डी पे गया, डी से चल के ई पे आया। अब ई जंक्शन है इसलिए मैं रुकूंगा। तो जैसे ही कंटिन्यूअस पाथ बिटवीन टू जंक्शन, तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल में क्या लिख सकते हैं हम लोग? बी सी डी ई, ये एक जंक्शन है। उसके बाद बी से लेके ई तक फिर से एक सॉरी जंक्शन ही ब्रांच है, क्योंकि देखिए बी एक खुद ही एक जंक्शन है और ई जंक्शन है, तो इसके बीच एक कंटिन्यूअस पाथ हो गया ना। तो बी ई भी हमारा क्या है? ब्रांच है। अगेन बी से चलना शुरू करिए नीचे की ओर, ए एफ ई, ये भी एक ब्रांच है, बी ए एफ ई, ये सर्किट में ब्रांच है। तो ब्रांच आपको पहचानने आना चाहिए। एक जंक्शन से चलना शुरू करिए और तब तक चलते रहिए सर्किट के अंदर जब तक आपको दूसरा जंक्शन ना मिल जाए। तो वो पूरा लाइन जो होगा, पूरा पाथ जो होगा, वो आपका ब्रांच होगा। थर्ड देखिए, ब्रांच के बाद आता है लूप। ओके, तो लूप का मतलब होता है कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ। इट इज continuous and closed path between at a junction, continuous and closed path at a junction, अब देखिए लूप का मतलब क्या हो गया? ये बेसिक मूल है जिसमें मतलब तीनों चीज, जंक्शन ब्रांच लूप, जिससे आप किरचॉफ लॉ को सॉल्व कर पाएंगे। तो जंक्शन का मतलब देखिए, लूप का मतलब एक ब्रांच से आप चलना शुरू करो और तब तक चलो जब तक आप लौट के वहीं पे नहीं आ जाए। इस बी से हमने चलना शुरू किया और सर्किट में चल के लौट के वापस उसी जंक्शन पे आ जाएंगे, तो वो क्या कहलाएगा? लूप। इट इज कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ एट अ जंक्शन। तो यहाँ अगर मुझे लूप लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा? बी सी डी ई बी, ये एक लूप है। उसके बाद फिर से एक लूप देखिए, बी ई एफ ए बी, ये भी एक लूप है। बी से चलना शुरू करें, ई पे गए, एफ ए और फिर वापस बी पे लौट के आ गए, तो उस जंक्शन पे एक क्लोज पाथ हो गया। उसके बाद एक और है पूरे सर्किट के लिए, देखिए बी सी डी ई एफ ए बी, मतलब ये पूरा ही हमारा क्या है? एक लूप है।
ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी अब आगे सर्किट के साथ और भी इस लेक्चर्स में हम लोग आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे आपको पिक्चर क्लियर होगा। तो ये 3 बेसिक बातें आपको पता होना चाहिए किसी भी सर्किट के। तो अभी तक हम लोग क्या समझे, सिंपल सर्किट क्या होता है जिसमें ओम्स लॉ डायरेक्ट अप्लीकेबल हो, कॉम्प्लेक्स सर्किट क्या हो जिसमें नंबर ऑफ सेल एक से ज़्यादा हो और ओम्स लॉ डायरेक्ट अप्लीकेबल नहीं हो। उसके बाद जंक्शन एक ऐसा पॉइंट जहां सर्किट का 2 से ज़्यादा यानी 3 लाइन मिनिमम आके मिले। ब्रांच, एक जंक्शन से चलना शुरू करिए, तब तक चलते रहिए जब तक दूसरा जंक्शन न मिल जाए, दैट विल बी द ब्रांच। लूप का मतलब उस जंक्शन से चलना शुरू करिए और सर्किट में घूम के वापस उसी जंक्शन पे जब आ गए तो वो आपका कहलाएगा लूप। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड किरचॉफ्स लॉ। तो अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ बोल दीजिए या रूल बोल दीजिए, एक ही बात है। इसी का दूसरा नाम है किरचॉफ्स, अब शॉर्ट में मैं क्या लिख रहा हूँ, किरचॉफ्स जंक्शन रूल। इसी का तीसरा नाम है किरचॉफ्स करंट रूल। ओके, किरचॉफ्स करंट रूल। तो ये ओवरऑल आपके पास हो गया, ठीक है। तो ये तीनों एक ही नाम है। अब समझिए यहाँ क्या है, यहाँ पे किरचॉफ्स फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग सम ऑफ ऑल द करंट एट अ जंक्शन इज जीरो। सिंपल सा है, सम ऑफ ऑल द करंट, सम ऑफ ऑल द करंट एट अ जंक्शन इज जीरो। किसी भी जंक्शन पे सारे करंट का सम क्या होगा, जीरो होगा। एट अ जंक्शन इज जीरो। कहने का मतलब है, सपोज अपने पास ये एक सर्किट में एक पॉइंट है, यहाँ पे कुछ I1 करंट आ रहा है, I2 करंट आ रहा है और सपोज I3 जा रहा है, फिर इस पे I4 करंट आ रहा है। तो किसी भी जंक्शन पे सम ऑफ ऑल करंट जीरो कब होगा, जबकि उस जंक्शन पे जितने करंट आ रहे हैं अगर उतने ही उस जंक्शन को लीव करते हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे, वहाँ पे सम ऑफ ऑल करंट जीरो। जैसे सपोज हमारे पास, सपोज मेरे पास अमाउंट, मेरा अपना एग्जाम्पल लूँ तो मेरे पास टोटल रुपीज़ जीरो रहना चाहिए। तो इसके लिए कहीं से मेरे पास 100 रुपीज़ आया तो 100 रुपीज़ मेरे से किसी को मैं दे दूँ तभी तो मेरे पास जीरो होगा। मतलब जंक्शन पे जितना करंट आ रहा है उतना ही जाना चाहिए। इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग, सिंपल याद रखिएगा। उसके बाद दूसरी बात इसमें ये याद रखिएगा कि आने वाले करंट को प्लस साइन के साथ लेते हैं और जाने वाले को माइनस के साथ। और इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप आने वाले को माइनस मानोगे तो जाने वाले को प्लस, मतलब किसी एक को प्लस किसी एक को माइनस मानेंगे। लेकिन जनरली इनकमिंग को हम लोग प्लस मान के चलते हैं और आउटगोइंग को माइनस मान के चलते हैं। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो I1 करंट जंक्शन पे आ रहा है, देखिए एरो, तो प्लस साइन के साथ I2 भी आ रहा है। I3 देखिए, I3 जा रहा है, मतलब I3 का साइन हम लोग क्या लेंगे, माइनस I3। I4 आ रहा है तो प्लस I4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। तो सम ऑफ ऑल करंट एट अ जंक्शन इज जीरो। किसी भी जंक्शन पे सारे करंट का सम जीरो आता है, ठीक है। इस पे एक एग्जाम्पल भी देखिए, कई बार एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं कि ऐसे एक जंक्शन है जिसपे मान लीजिए यहाँ से 5 एम्पियर करंट आ रहा है, छोटा सा जनरली ऑब्जेक्टिव वगैरह में पूछ दिया जाता है स्टेट बोर्ड वगैरह में। ये 2 एम्पियर आ रहा है, ये 3 एम्पियर जा रहा है। तो ये जो है यहाँ पे I करंट जा रहा है, तो इस I की वैल्यू बताना है। तो हमने क्या बताया, आने वाले को जंक्शन पे सारे करंट का सम जीरो होगा, बट इनकमिंग को प्लस आउटगोइंग को माइनस मानिए। तो 5 एम्पियर आ रहा है, प्लस साइन के साथ लिखिए। 2 एम्पियर आ रहा है, प्लस साइन के साथ लिखिए। I जा रहा है तो I को माइनस साइन के साथ लिखिए, और 3 एम्पियर भी जा रहा है इसलिए इसको भी माइनस साइन के साथ लिखिए। इज इक्वल टू जीरो। 5 + 2 7 -3 माइनस I इज इक्वल टू जीरो। 4 इज इक्वल टू I, मतलब करंट कितना है, 4 एम्पियर। तो इस जगह पे करंट का वैल्यू कितना आना चाहिए, 4 एम्पियर। तो इस तरह का छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट किरचॉफ्स फर्स्ट रूल एंड जंक्शन रूल। इसमें 2 बात मैं यहाँ साइड में लिखता हूँ, ध्यान रखिएगा। इनकमिंग करंट को आप पॉजिटिव मानेंगे, पॉजिटिव, और साइन कन्वेंशन जनरली ये होता है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, आप उल्टा मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आउट गोइंग करंट को आप माइनस मान लेंगे। ओके, तो ये ओवरऑल रहा किरचॉफ्स फर्स्ट रूल के बारे में। नेक्स्ट पेज पे हम लोग डिस्कस करते हैं किरचॉफ्स सेकेंड रूल। उसी का फिर से अगेन 3 नाम होगा, किरचॉफ्स सेकेंड रूल या लॉ है ना, सेकेंड रूल। इसी का अगला नाम है किरचॉफ्स वोल्टेज रूल। इसी का अगला नाम है किरचॉफ्स सेकेंड रूल हो गया, वोल्टेज रूल हो गया, किरचॉफ्स
लूप लॉ या लूप रूल, लूप लॉ भी बोलते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल द नेम ऑफ द सेम रूल। ओके, अब इसमें देखिए, इसमें थोड़ा सिंपल है चीज़ें। इसमें क्या है, जैसे इस उसमें करंट जीरो था इसलिए किरचॉफ्स करंट रूल बोला गया, यहाँ वोल्टेज होता है। तो इसमें देखिए इसका स्टेटमेंट ये है, सम ऑफ ऑल द वोल्टेज इन अ लूप विल बी जीरो। ओके, किसी भी लूप में सारे वोल्टेज का सम जीरो होगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये, अब यहाँ हमने, मैं थोड़ा सा कुछ पुरानी इसमें से मिटा देता हूँ। ओके, इससे थोड़ा समझ में आएगा। अब देखिए अपने पास जो है ये एक लूप है, तो इस लूप के अंदर एक वोल्टेज इसके पास होगा, एक वोल्टेज इसके पास होगा और एक सेल के पास ये में, मतलब टोटल 3 वोल्टेज होगा। मान लेते पहले का वोल्टेज V1, दूसरे का वोल्टेज V2, तीसरे का वोल्टेज V3। अब इसमें डिपेंड करता है V1, V2, V3 का साइन हम लोग आगे सीखेंगे, वहाँ साइन पुट करेंगे। कुछ केसेज में प्लस होगा, कुछ केसेज में माइनस होगा, जो अभी आज के ही वीडियो में हम लोग सीखेंगे। कहने का मतलब ये है कि इस लूप के अंदर जितने भी वोल्टेज कंज्यूम करने वाले सोर्स है, सारे वोल्टेज का सम कैसे के बराबर होगा, जीरो के बराबर है ना। V1, V2 को साइन के साथ हमने पुट करना है, जो अभी सीखेंगे कैसे साइन होता है, वो लूप न्यूमेरिकल करेंगे। तो ये एक बेसिक रहा। तो अभी तक हमने क्या सीखा है ना, यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं V1 प्लस, या समेशन करके भी लिखा रहता है, V3 एंड सो ऑन Vn तक, जितने भी लूप वोल्टेज सोर्स है। तो हमने अभी तक क्या सीखा, हमने सीखा किरचॉफ्स के दोनों लॉ सीखा। किरचॉफ्स लॉ की जरूरत क्यों है, कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करने के लिए जरूरत पड़ती है ना, जहाँ हम डायरेक्ट ओम्स लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते। बाकी जंक्शन, ब्रांच और लूप समझे। अब हम लोग एक न्यूमेरिकल, एक छोटा सा जनरल न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं, उसके बाद एक एनसीईआरटी का सॉल्व न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे। तो देखिए सबसे पहले एक छोटा सा जनरल लेता हूँ, एक जनरलाइज क्वेश्चन लेता हूँ, जिसमें मैं सिर्फ आपको इक्वेशन लिख के दिखाऊंगा कि कैसे किरचॉफ्स लॉ न्यूमेरिकल के इक्वेशन लिखे जाते हैं। सपोज ये एक दूसरा सेल है, ओके, एंड नीचे यहाँ पे मैं मान लेता हूँ रेसिस्टेंस, ये एक और सेल है, या यहाँ से मैं मिटा देता हूँ, उस साइड से लगा देता हूँ, कोई इशू नहीं है। आप तरीका हमने सब में सेम ही सीखना है। ओके, अब यहाँ से रख दो। चलिए ये रहा, R1 मान लेते हैं, इसको R2 मान लेते हैं, इसको R3 मान लेते हैं और इसको R4 मान लेते हैं। ओके, सर्किट में टोटल 4 रेसिस्टर्स है। इसको EMF, इस बैटरी के EMF को E1 मान लीजिए, इसको E2 मान लेते हैं। थोड़ा सा बस नोमेनक्लेचर को सही कर लेते हैं, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। न्यूमेरिकल चूँकि सेल के साथ मिलता जुलता नोमेनक्लेचर रहेगा तो सही रहेगा। इसको R2 मान लो, इसको R1 मान लो, इसको R3 मान लो। ओके, थोड़ा सा सिंपल दिखे इसलिए करना चाहिए। अब मैं सारे सर्किट के सारे एंड का नाम लिख देता हूँ, A, B, C, D, E, F। अब आप सीखिए इसमें बेसिकली इक्वेशन कैसे लिखे जाते हैं। ओके, तो देखिए सबसे पहले तो क्या करना है, कभी भी इस तरह के किरचॉफ्स लॉ के सर्किट में आपको जो ढूंढना है वो क्या ढूंढना है, सोर्स ढूंढना है। सोर्स किसका, एनर्जी का सोर्स, सोर्स एनर्जी का, क्योंकि कोई भी सर्किट में एनर्जी के सोर्स पे, तो फर्स्ट स्टेप इस तरह के न्यूमेरिकल करने में सोर्स एनर्जी का ढूंढना है, जो कि जनरली सेल या बैटरी होगा। तो पहला काम तो ये करना है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड स्टेप है, ये मैं चारों स्टेप लिखता हूँ, फिर चारों स्टेप के आधार पर न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा। ओके, आपको क्या करना है, अप्लाई जंक्शन रूल, यानी फर्स्ट रूल, जंक्शन रूल अप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद आपको अप्लाई करना है लूप लॉ, उसके बाद आपको करना है सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्व इक्वेशन। ये 4 स्टेप में हम लोग किसी भी किरचॉफ्स लॉ के न्यूमेरिकल को करेंगे। अब आप समझिए, यहाँ पे एक एक करके मैं बताता हूँ। तो पहला काम ये है कि सर्किट में आप एनर्जी के सोर्सेज को ढूंढिए। जितने आपको एनर्जी के सोर्स दिख रहे हैं, हर एक सोर्स से आप एक करंट मानिए, अपने मन से कुछ भी करंट मान सकते हैं। और हमेशा इस बात में ध्यान रखिएगा, बैटरी या सेल के हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से ही करंट निकलता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। पॉजिटिव टर्मिनल से ही करंट निकलता है। तो मेरे पास इस सर्किट के अंदर एक E1 एक E2 एनर्जी देने वाला सोर्स यही है। तो मान लेते हैं कि E1 से कुछ I1 करंट जा रहा है और E2 से कुछ I2 करंट जा रहा है, ये अपने मन से माने। सपोज E3 होता तीसरा तो I3 मान देते, ये अपने मन से मानेगा। अब आते हैं करंट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इस पॉइंट पे आइए, इस पॉइंट पे I1 आ रहा है और I2 आ रहा है। तो मैंने अभी क्या सीखा है, जंक्शन रूल में क्या कहता है कि
जितने करंट आएंगे उतने ही चले जाएंगे। तो I1 भी आ रहा है और I2 भी आ ही रहा है, तो इसमें जाएगा कितना, I1 प्लस I2 चला जाएगा, मतलब जितना करंट आया उतना ही यहाँ पे चला जाएगा। ओके, अब देखिए एक और बात आप ध्यान रखेंगे कि ब्रांच में करंट सेम रहता है, ये सब एक पॉइंट ध्यान रखिएगा। ब्रांच में करंट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप याद रखिएगा, एक ब्रांच में करंट का एक ही वैल्यू होगा। मतलब आपको ब्रांच पहले तो पता होना चाहिए, बी सी डी ई एक ब्रांच है, तो इस ब्रांच में हर एक पॉइंट पे करंट सेम रहेगा। अगर यहाँ I1 प्लस I2 है, मतलब इस ब्रांच में कहीं भी आप चले जाइए I1 प्लस I2 करंट ही है, यहाँ भी I1 प्लस I2 करंट ही है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, अब बी ई भी एक ब्रांच है, तो इसमें I1 करंट है, मतलब यहाँ ऑलरेडी I1 करंट ही है। ओके, तो ब्रांच में करंट का वैल्यू नहीं बदलता है। तो हमने क्या क्या करा, पहला स्टेप में सेल के पहले बैटरी ढूंढा या सेल ढूंढा, हर एक सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से एक एक करंट निकाला, उसके बाद करंट रूल अप्लाई किया। अब यहाँ देखिए, चूंकि ब्रांच में करंट नहीं बदलता है, तो इस पूरे में थ्रू आउट द करंट क्या होगा, सेम होगा। बट यहाँ क्या मिला, यहाँ मिला जंक्शन, जंक्शन पे रुकेंगे और देखेंगे करंट का डिस्ट्रीब्यूशन। तो आ रहा है कितना, I1 प्लस I2, और I1 प्लस I2 आ रहा है और इधर I1 जा रहा है, तो बचा कितना यहाँ के लिए, देखिए आने वाले को प्लस के साथ लिखिए और I1 जा रहा है उसको माइनस के साथ लिखिए। तो देखिए I1 कट जाएगा, यहाँ क्या बचा, I2 करंट। ओके, I2 करंट बचा। पहले से हमने इसमें कितना माना था, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा क्या है, एक ब्रांच है, तो इस पूरे ब्रांच में ऑलरेडी I2 करंट पहले से माना था, और हमने भी सर पूरे डिस्ट्रीब्यूशन के बाद कितना बचा, I2। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें खुद ही पता चल जाता है कि हमने करंट डिस्ट्रीब्यूशन सही करा है या गलत करा है। तो I2 हमने पहले से माना था, पूरा करंट डिस्ट्रीब्यूशन के बाद I2 ही बचा। तो हमने ये कर लिया, ये कर लिया। अब क्या करना है, लूप लॉ लगाना है, उसके बाद मैथ्स का इक्वेशन सॉल्व करना है। तो इसमें तो कोई इशू ही नहीं है, ये तो सिंपल इक्वेशन सॉल्व करना है। तो अब लूप लॉ लगाना है। तो लूप लॉ लगाने के लिए आपको पहले लूप लिखना होगा। तो मान लो अब कितने लूप लिखेंगे, ये देखिए, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने कितने लूप, कितने अननोन क्वांटिटी माने हैं। तो इस पूरे सर्किट में देखिए I1 अननोन है, I2 अननोन है। तो मैथ्स के अकॉर्डिंग अगर आपके पास दो चीजें अननोन है, तो हमारे पास दो इक्वेशन आ जाए तो हम दो अननोन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बात आता है कि आप किरचॉफ्स लॉ के अंदर, किरचॉफ्स लॉ के सर्किट में कितने इक्वेशन लिख सकते हैं। तो जितने लूप है उतने इक्वेशन लिख सकते हैं। इस सर्किट में अपने पास 3 लूप है, पीछे मैंने बताया है, पीछे के वीडियो में भी, पीछे के इसी वीडियो में कि 3 लूप कौन कौन सा है। तो 3 लूप है, तो हम मैक्सिमम 3 इक्वेशन लिख सकते हैं, बट हमें 3 लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि 2 ही अननोन क्वांटिटी है, I1 I2, तो 2 से हमारा काम चल जाएगा। तो पहले तो कौन सा लूप से हम लोग सॉल्व करना चाहते हैं ये डिसाइड कर लेते हैं। तो कोई भी लूप आप ले लो, B C D E B, ये एक लूप है। इस लूप को जब हमने सॉल्व करना है, तो हमने लूप में डायरेक्शन क्या माना है, इस तरह से, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इस दौरान आप यही ध्यान रखिएगा कि अगर आपका डायरेक्शन, मैं सिंपल लिख रहा हूं, आपका डायरेक्शन मतलब आपने जो लूप लिया है ना, मैं हिंदी में लिख रहा हूँ बस आपको समझाने के लिए, डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन सेम है, तो वोल्टेज का साइन कैसा होगा, पॉजिटिव। मतलब आपने जो डायरेक्शन लिया है, देखिए यहाँ पे B C D E, आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन लिया है और करंट भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो वोल्टेज का साइन प्लस होगा। दोनों उल्टा हो जाते हैं तो साइन माइनस। अब ये जरूरी नहीं है कि आप किधर से, आप एंटी क्लॉकवाइज भी ले लो, कोई इशू नहीं है। ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस में हो सकता है आपका सॉल्यूशन अलग हो, बुक का सॉल्यूशन अलग हो, आपके फ्रेंड का सॉल्यूशन अलग हो, बट आंसर सेम आना चाहिए। सॉल्यूशन अलग अलग हो सकता है। मान लो किसी का मर्जी आया कि वो लूप लिया B E, यहाँ B E D C A, और उसने एंटी क्लॉकवाइज लिया या कुछ लिया, तो बात वही होगा, बस डायरेक्शन बदलेगा। तो हमने डायरेक्शन माना, अब उस डायरेक्शन को ही मान के चलना है। तो अब देखिए यहाँ पे वोल्टेज को कंज्यूम करने वाला सोर्स कौन है, ये रेसिस्टेंस। तो इस रेसिस्टेंस में वोल्टेज कितना होगा, V = IR। तो रेसिस्टेंस तो R3 है और करंट I1 प्लस I2 है। तो देखिए यहाँ पे वोल्टेज कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2 इंटू R3। ओके, वोल्टेज साइन कैसा लूँ मैं, प्लस। क्यों, क्योंकि देखिए करंट भी हमारे ही डायरेक्शन में जा रहा है और लूप हमने भी उसी डायरेक्शन माना, इसलिए साइन प्लस। अब सर्किट में आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, यहाँ से आइए, यहाँ से। अब कौन बचा, R1 कितना वोल्टेज कंज्यूम कर रहा है, तो R1 का वोल्टेज हो जाएगा I1 इंटू R1। साइन कैसा होगा, तो हमने जो करंट का डायरेक्शन माना है और हम करंट का डायरेक्शन है और हमने जो डायरेक्शन माना है वो सेम है, इसलिए साइन होगा प्लस। ठीक है, इसलिए साइन प्लस। अब आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हुए सर्किट का कौन सा टर्मिनल आपको पहले मिला,
बैटरी का, अगर बैटरी आ जाए, वोल्टेज रेसिस्टेंस तो वोल्टेज कंज्यूम करेगा, लेकिन बैटरी क्या, कौन सा टर्मिनल पहले मिला, निगेटिव, तो आप क्या लिखोगे, -E1 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, अगर आपने इस लूप को माना है और इस डायरेक्शन को माना। अगेन आपको दो इक्वेशन चाहिए ना, तो एक लूप और मान लीजिए, कोई भी लूप मान लीजिए, ए सॉरी लूप मानते हैं जो कि जंक्शन से शुरू होगा, BEFA, ओके, BEFA हमने लूप माना। अब इसमें भी डायरेक्शन मेरी आपके ऊपर है, आप इधर से मान लो, कहीं से भी मान लो, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज कोई इशू नहीं है, बस वोल्टेज का साइन चेंज होगा, बट आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसके लिए आप फ्री हैं, कोई भी लूप ले सकते हैं, कोई भी डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि आपका डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन सेम है तो वोल्टेज पॉजिटिव, उल्टा है तो नेगेटिव। अब जरा चलते हैं यहाँ पे, जब बी से चलना शुरू किए तो बैटरी का कौन टर्मिनल पहले मिला, E1, तो आप पहले इसमें क्या लिखोगे, E1 लिखेंगे प्लस साइन के साथ। आगे बढ़िए, ये रेसिस्टेंस R1 है, कितना वोल्टेज कंज्यूम करेगा, तो इसमें करंट कितना है, I1, ओके, I1 करंट है, तो पहले तो इसका वोल्टेज लिखिए, I1 R1। साइन कैसा लेंगे, माइनस साइन। माइनस साइन मैंने क्यों लिया कि देखिए हम ऐसे जा रहे थे ना, बी से ई की ओर जा रहे हैं, हमने जो डायरेक्शन माना है, बट करंट किधर से आ रहा है, ई से बी की ओर। तो अब समझ आया आपको कब साइन माइनस लेना है, ओके। तो थोड़ा सा लेक्चर ऐसा होगा कि आप पूरा शुरू से अंत तक जब एक बार अच्छे से पूरे लेक्चर को देखेंगे ना, तब जाके आपको फील आएगा कि हाँ कैसे सवालों को करते हैं। अब आगे बढ़िए, ये R4 रेसिस्टेंस है, इसमें वोल्टेज करंट कितना है, I2, तो इसका वोल्टेज, अब देखिए डायरेक्शन करंट उधर ही आ रहा है, हम लोग भी उधर ही चल रहे हैं, तो आप कैसा ले लो, प्लस I2 इंटू R4, फिर इधर बढ़िए, प्लस I2 इंटू R2, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस। अब चलते हुए सर्किट में चलते हुए बैटरी का कौन टर्मिनल पहले मिला, माइनस, तो -E2 इज इक्वल टू 0, सम ऑफ ऑल द वोल्टेज इन अ लूप इज 0। तो अब आपके पास दो इक्वेशन आ गए। तो चूंकि ये जनरलाइज क्वेश्चन है तो हम लोग यहीं पे छोड़ देते हैं, जो एक्चुअल क्वेश्चन होगा वहाँ R1 R2 R3 का वैल्यू पता होगा, EMF का वैल्यू पता होगा, तो आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप दो इक्वेशन अगर लिखना आ गया तो ऑलमोस्ट काम डन है। अब इसके बाद तो मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व करना रह जाता है, जो आप कर सकते हो। तो इस तरह से क्वेश्चंस न्यूमेरिकल करते हैं। अब इसके बाद मैं एक और क्वेश्चन लूंगा जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन हो। नोट्स के लिए आपको जहां भी जरूरत हो आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, ओके। तो एनसीईआरटी का मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ स्क्रीन पे आपको, तो इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत बढ़िया है, पेज नंबर 117 में आपको ये सॉल्व एग्जाम्पल है। तो ये क्वेश्चन बढ़िया है, इसको भी एक सॉल्व करके बताता हूँ। तो इन दो क्वेश्चन के बाद आपको पूरा फील आ जाएगा कि कैसे किरचॉफ्स लॉ के कुछ सवालों को करते हैं। यहाँ पे भी एक सर्किट रेसिस्टर लगा हुआ है, ओके, बीच में एक रेसिस्टर लगा लो, और एक रेसिस्टर को यहाँ लगा लो। उसके बाद ये है, और यहाँ सारे का डाटा दे रखा है, तो डाटा भी हम लोग लिख लेते हैं। ये आपके पास 4 ओम है। आप एनसीईआरटी में देखिएगा, मैं एक बार एनसीईआरटी से लिख रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ा सेल को मैं बनाना भूल गया, यहाँ पे सेल है, और कहाँ कहाँ सेल लगा है, ओके, एक सेल यहाँ पे, ओके। सो एक सेल आपके पास यहाँ है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव है। तो ये सेल आपके पास कितना है, 10 वोल्ट का। ये रेसिस्टेंस आपके पास 1 ओम का है। ये नीचे वाला आपके पास 4 ओम है ना, और ये नीचे वाला 4 ओम हो गया, और ये आपके पास जो है ये 2 ओम हो जाएगा। ये भी जो आपके पास है ये भी 2 ओम है, और इसका 5 वोल्ट है। और सर्किट का नाम वगैरह भी दे रखा है इन्होंने, तो नाम भी हम लोग लिख लेते हैं, A B C D और E। ये पूरा सर्किट रहा, ओके। तो एक बार मैं जूम करता हूँ सर्किट को और फिर आपको बताता हूँ। तो ये कुछ इस तरह से सर्किट है। आई थिंक थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा इक्वेशन, हम लोग कहाँ लिखेंगे, है ना। चलिए, तो ओके, तो प्रॉब्ली ऐसा हमारा सर्किट है। अब देखिए, अब हमने क्या सीखा है। सबसे पहला स्टेप हमने आपको क्या बताया था कि सोर्स, एनर्जी के सोर्स को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है ना। एनर्जी के सोर्स को आइडेंटिफाई करिए, यानी बैटरी को। इस सर्किट में आपको 5 वोल्ट और 10 वोल्ट के बैटरी दिख रहे हैं। जितने भी सेल दिख रहे हैं, हर एक सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से एक करंट निकालिए। मान लीजिए यहाँ से कुछ I1 करंट निकला है, ओके, यहाँ से I1 करंट निकला है, और यहाँ इस बैटरी से कुछ I2 करंट निकला है। ये आप मान लो अपने मन से, ठीक है, ये हमारा रूल। अब क्या करना है, सेकेंड स्टेप में करंट को पूरे सर्किट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देना है।
तो पूरे सर्किट के अंदर यहाँ पे जैसे यहाँ जंक्शन मिला, अब इस जंक्शन पे हम रुकेंगे और क्या करेंगे, करंट को डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे। तो देखिए I1 करंट आ रहा है तो इसमें कुछ करंट जाएगा, इसमें जाएगा। तो सपोज I2 तो हमने मान रखा है, तो I1 का ही एक छोटा सा हिस्सा I3 इसमें चला गया, मतलब I1 में से I1 आ रहा है। अब उस I1 को एक ब्रांच ऊपर है एक ब्रांच नीचे है, दोनों में जाना है, तो I1 से ही ना दोनों डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो I1 का एक छोटा सा हिस्सा I3 इसमें आ गया, तो इसके लिए कितना बचा, I1 माइनस I3। टोटल I1 आ रहा है जिसमें से I3 इधर चला गया, तो I1 माइनस I3। अब यहाँ पे आइए, अब यहाँ पे जब आएंगे तो आप देखिए चूंकि यहाँ से यहाँ तक तो ब्रांच है, तो करंट का वैल्यू I1 माइनस I3 ही रहना है। तो I1 माइनस I3 आ रहा है और इधर से I2 आ रहा है, तो I1 माइनस I3 प्लस I2, ठीक है। इस ब्रांच में कितना करंट आएगा, I1 माइनस I3 प्लस I2, ये आ रहा है, ओके। तो इस ब्रांच में B से C तक एक ब्रांच है, फिर यहाँ पे हम लोग रुकेंगे क्योंकि जंक्शन है। अब इतना करंट आ रहा है, उसमें से I1 इधर चला गया, तो आ कितना रहा है, I1 माइनस I3 प्लस I2 आ रहा है। और उसमें से देखिए पहले से ही इस ब्रांच से करंट I1 जा रहा है, इस ब्रांच में ऑलरेडी I1 करंट है, बट वो आउटगोइंग है, तो आउटगोइंग को माइनस साइन के साथ लिखो। तो देखिए I1 कट गया, आपके लिए क्या बचा, I2 माइनस I3। तो इस ब्रांच के लिए आपके पास करंट बचा I2 माइनस I3। अब चलते हैं यहाँ पे, यहाँ फिर जंक्शन मिला, तो देखिए I2 माइनस I3 आ रहा है और इधर से भी I3 आ रहा है, तो देखिए आने वाले को प्लस साइन के साथ लिखिए, I2 माइनस I3 ये आ रहा है, ओके। और इधर से I3 भी आ रहा है, तो I3 को प्लस साइन के साथ लिखिए, तो देखिए I3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, I2। तो I2 देखिए पहले से यहाँ तक हमने क्या करंट माना था, I2। पूरे सर्किट में जब हमने करंट डिस्ट्रीब्यूट करा तो अल्टीमेटली घूम के कितना, I2। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम ही पता चल जाता है कि आप सही कर रहे हो गलत। करंट डिस्ट्रीब्यूशन हमने बिल्कुल सही अप्लाई करा, जिसका प्रूफ हो गया कि हम पूरे सर्किट में घूम के आए तो वापस हमें वही करना है। अब हमने करंट लॉ अप्लाई कर दिया, तो अब लूप लॉ लगाना है। तो बेसिकली हमारे पास अननोन क्वांटिटी कितने हैं, I1 I2 I3, 3। तो हमने 3 इक्वेशन लिखना है। तो इस सर्किट में कोई भी 3 लूप लीजिए, उस तीनों लूप के लिए लूप लॉ लगा लीजिए। तो चलिए लूप मैं ले लेता हूँ। यहाँ पे आप देखिए, अगर मैं यहाँ पे लूप ले लूँ, कोई भी लूप ले सकते हैं, है ना, इसके लिए हम फ्री हैं। ABCA, ओके, ABCA एक लूप है, ABC, ओके, ABCA एक लूप है। तो इस लूप में लूप लॉ लगाइए। तो लगाइए, यहाँ पे A से B तक में देखिए एक रेसिस्टर है, तो इस रेसिस्टर का वोल्टेज कितना होगा, करंट वोल्ट इनटू रेसिस्टेंस। तो इसका वोल्टेज क्या लिखे, I1 माइनस I3 इंटू 4। अब देखिए यहाँ पे साइन हम लोग कैसा लिए, ऐसा इसलिए माने क्योंकि हमने डायरेक्शन ABCA है, तो हमने चूंकि डायरेक्शन कंपेयर करना है ना, कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं और करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो I1 माइनस I3 इक्वल टू 4। अब आ जाइए यहाँ पे अगले ब्रांच में। इस ब्रांच में रेसिस्टर ये है और वोल्टेज उसमें करंट ये है, तो इसका वोल्टेज, अब देखिए करंट भी उसी डायरेक्शन में और हम भी उसी डायरेक्शन में माने हैं, तो इसमें भी प्लस साइन के साथ इसका वोल्टेज लिखिए, I1 माइनस I3 प्लस I2 इंटू 2, ओके। तो ये हो गया इसका वोल्टेज। उसके बाद आगे बढ़िए, इसमें आइए, इस वाले ब्रांच में, CA ब्रांच में, क्योंकि डायरेक्शन हमारा भी सेम है, करंट का सेम है, तो इसमें कितना हो जाएगा, करंट कितना पहले से I1 है और रेसिस्टेंस 1 ओम है, तो प्लस साइन के साथ वोल्टेज लिखिए I1 इंटू 1, और बैटरी का कौन टर्मिनल पहले मिला सर्किट में लूप में जाते हुए, माइनस 10 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन 1 रहा। इसी तरह आप 3 लूप के लिए इसी तरह इक्वेशन लिख लीजिए, लूप। अब आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे लूप लिखते हैं, ADCA करके एक लूप लेते हैं, यानी अब की बार लूप हमारा कौन है, ये ADCA करके लूप लीजिएगा। तो AD में देखिए यहाँ पे करंट कितना है, I3, और वोल्टेज कितना है, 4। तो I3 इंटू 4, वो करंट इंटू रेसिस्टेंस, प्लस साइन के साथ सेम डायरेक्शन। यहाँ चलिए, अब यहाँ देखिए, यहाँ हम लोग ऐसे जा रहे हैं और करंट ऊपर से आ रहा है, यानी हमारा डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन उल्टा हो गया ना। तो इसका जो वोल्टेज हम लोग लिखेंगे नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे, माइनस साइन के साथ, I2 माइनस I3, और इसका रेसिस्टेंस कितना है, 2। आगे बढ़िए, अब देखिए करंट का डायरेक्शन हमारा डायरेक्शन सेम हो गया, तो फिर से इसमें करंट कितना था, प्लस साइन के साथ लिखिए I1 इंटू 1 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद अब लूप लिखिए, अब लूप ले लेते हैं हम लोग,
सी डी ई बी, ठीक है ना। इस लूप को ले लेते हैं और इस लूप में हम लोग लिखते हैं, ठीक है। इस लूप में हम लोग वोल्टेज लिखेंगे, तो I1 माइनस I3 प्लस I2 इंटू 2, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे लूप हमने क्या माना है, लूप माना है बी सी डी ई बी, ओके, बी सी डी ई बी, I1 माइनस I3 प्लस I2। अब देखिए ये हो गया। उसके बाद चलिए यहाँ पे आइए सी से डी में, सी से डी में चलते हैं, तो प्लस साइन के साथ लिखिए I2 माइनस I3 इंटू 2। फिर देखिए नीचे से ऊपर चले जाएंगे तो कौन सा टर्मिनल पहले मिला, -5 इज इक्वल टू 0, ओके। तो ये हमारे पास 3 लूप और 3 इक्वेशन आ गए। तो अब इसी को मैथमेटिकली सॉल्व करना है आपको। एनसीईआरटी पेज नंबर 117 में सॉल्व एग्जाम्पल है। तो मैथ्स का पोर्शन जस्ट मैं आपको छोड़ रहा हूँ, आप कैलकुलेशन करिएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा कैलकुलेशन करने में। वहाँ आंसर दिया, आंसर मैच के लिए। तो आई होप आपको समझ आया कि कैसे किरचॉफ्स लॉ के न्यूमेरिकल को अप्रोच करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो आपको अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछिए और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो। सो थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।